Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the part third of प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। इसमें हम लोग बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है भोपाल में, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2019 में आए थे और एनालिसिस कर रहे हैं उसका। और आगे जा करके मैंने काफ़ी सारे CUCET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है उसके भी मैंने सर्च करना चालू कर दिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 50 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ CUCET एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट papers so that you will get an insight about the level of questions asked. So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes, hit the bell icon for latest updates. We have Success Classes app also, you can download it and make maximum benefit of it. So we are moving towards our first question. This is a homework question जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से statistical measures based upon the entire population is called parameter while measure based on sample is known as। इसका आंसर तो जब मैंने प्रेमर रखा था तभी सभी लोगों ने सही आंसर दे दिया था और कमेंट में भी सभी ने सही आंसर दिया है। आंसर इज स्टैटिस्टिक्स विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। जो पॉपुलेशन का पैरामीटर, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे पैरामीटर कहते हैं और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिया है, आप उसको देख सकते हैं एक बार। कंटिन्यूटी में हम लोग चल रहे हैं। अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ओ ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, 10+2 स्टूडेंट्स एंड यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग एंड नन ऑफ द अबव। इसको मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। एक बहुत सारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को अपन कह सकते हैं एक हीट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और इसमें हम लोगों ने स्टाटा बनाए हैं। आपको वैसे आंसर तो पता चल ही गया होगा, आपने स्टाटा बनाए हैं जो कि बाहर से अलग, सब अलग अलग, सब ऊपर से जो एक्सटर्नल पार्ट सब अलग अलग है। जैसे कि ये है आपका PG, ये है आपका ग्रेजुएट्स, ये है 10+2 और अंदर से सब क्या है, होमोजीनियस। तो बाहर से सारे हेट्रोजीनियस हैं और अंदर से सारे होमोजीनियस है और पॉपुलेशन भी हेट्रोजीनियस है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टाटा बना दिया है। उसमें बाहर से सब PG, ग्रेजुएट्स, 10+2 सब अलग अलग हैं, पर अंदर से सारे के सारे क्या हैं, होमोजीनियस है, एक जैसे हैं। चलिए ये ईजी क्वेश्चन हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में, दैट इज विच ऑफ द टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। जब पॉपुलेशन को अपन मेजर कर सकते हैं, जब पॉपुलेशन एम्बिगुअस नहीं होती है, जब फाइनाइट होती है, जिसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो कौन सी टेक्निक अपन अपनाते हैं? एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक या नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। और वो क्यों है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एरिया सैम्पलिंग टेक्निक। एरिया सैम्पलिंग टेक्निक में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने पास पॉपुलेशन की। सबसे पहले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, हम स्टेज बाय स्टेज अकॉर्डिंगली हम सैम्पलिंग करते रहते हैं। देयर इज़ नो कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अवेलेबल। कोई पॉपुलेशन का पता नहीं रहता। हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है, हम एक तरीके से उसके अकॉर्डिंगली स्टेज बाय स्टेज हम लोग करते रहते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन का कोई अपने पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो एरिया सैम्पलिंग टेक्निक की स्टार्टिंग यही है, देयर इज़ नो कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम मतलब हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, वी हैव नो आइडिया। Particularly if we are talking about area sampling technique, then in this sampling technique the population is purely infinite। यहाँ infinite होती है because we don't have any idea। तो ऑप्शन 1 तो किसी एंगल से होगा नहीं। जिसमें फाइनाइट, जिसमें प्रिसाइज होती है, जिसमें सैम्पलिंग फ्रेम आपका बिल्कुल पता होता है आप लोगों को, दैट वी वांट टू नो, तो उसमें एरिया सैम्पलिंग टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बिकॉज उसमें इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक की नॉन प्रोबेबिलिटी है, एरिया प्रोबेबिलिटी है, पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली हम जो है सैम्पल्स चूज़ करते हैं। अब आया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हम कह सकते हैं आप ऑर्डरली सैम्पलिंग फ्रेम जो होते हैं, मतलब एक ऑर्डर है। जैसे कि मैं अगर आप लोग के सामने कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें से बताइए कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा होगा, तो इसमें ऐसा होता है जैसे 2000 आपको 5 दिया हुआ है, फिर 2000 आपको दिया हुआ है, हर 5 साल बाद हो रहा है 10, फिर 2015। अब आप इस तरीके से आप सैम्पलिंग फ्रेम ले रहे हो, एक सिस्टमैटिकली आप ले रहे हो। तो इस
एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक का, जिसमें सिस्टमैटिक है कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स 20 आएगा, फिर 25 आएगा, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स वी आर टेकिंग अ सैम्पल फ्रेम। तो यहाँ पॉपुलेशन हमारी क्या रहती है, फाइनाइट होती है, और हम अलग अलग साल में एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली, सिस्टमैटिक मीन्स ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, 5 साल, आप 10 साल भी कर सकते हो, 5, उसके बाद 15, उसके अकॉर्डिंगली ऐसे करते करते 10 साल भी कर सकते हो आप। पर यहाँ पे एज पर माई क्वेश्चन वी हैव टेकन 5 ईच, एंड सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है यहाँ पे, जिसको हम हर 5-5 साल में लेते हैं, दैट इज़ फाइनाइट। वो फाइनाइट होता है जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेस्टर मैप होता है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम होता है, फिर सैम्पलिंग एरिया होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो रेस्टर मैप क्या होता है, रेस्टर मैप पूरी पॉपुलेशन होती है ना, एंटायर पॉपुलेशन इज अ रेस्टर मैप। उसके बाद हम सैम्पलिंग फ्रेम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स हैं तो वो हो जाएंगे आपके सैम्पलिंग फ्रेम। और सैम्पलिंग फ्रेम में अगर अपने को सैम्पलिंग एरिया चाहिए, और एरिया में अपने को ये जानना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अमंग दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग पीजी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ, तो वो हो जाएगा आपका सैम्पल एरिया। ठीक है, तो सैम्पल फ्रेम मतलब कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और उस पोस्ट ग्रेजुएट्स में कितने लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करें, दैट इज सैम्पल एरिया हो जाता है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक में सैम्पलिंग फ्रेम फाइनाइट होता है। और सिस्टमैटिक वर्ड क्यों आया है, बिकॉज हम ऑर्डरली, है ना, एक पर्टिकुलर 5-5 साल बाद, 10-10 साल बाद हम उसका एक तरीके से सैम्पलिंग के सैम्पल्स लेते हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, बिकॉज हियर पॉपुलेशन इज फाइनाइट। नेक्स्ट, विच एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च में कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो उटपटांग से आ रही हैं चीज़ें, जो उटपटांग से आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे ही इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो मैं आपको बाकी बता देता हूँ। सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है, सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइन में हम दो वेरिएबल्स का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है, इफ़ 2 factors are available, if you are going to manipulate the 2 factors, if you are going to manipulate the 2 independent variables and we are going to know the impact of those independent variables on the dependent variable, then it is known as simple factorial design। जब सिर्फ 2, only we are talking about 2, और जब मोर देन 2 हो जाते हैं तो हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन। जब मोर देन 2 वेरिएबल्स हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, देन इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन। सिंपल है। कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन क्या होता है, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में रैंडम वर्ड आया तो रैंडम मतलब हमको समझ में आ गया होगा कि ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। सिंपल है। कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन मीन्स हम उस तरीके से डिज़ाइनिंग ही कर रहे हैं कि हर इंसान का, हर एक जो यूनिट है उसका इक्वल चांस हो सिलेक्शन में, जिससे हमारा जो बायसनेस है, जो हमारा सैम्पलिंग एरर है वो कम हो जाए, और उसको हम बार बार करते रहते हैं, रेप्लिकेशन करते रहते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, जिससे हमारा, आपको पता है, टेस्ट रीटेस्ट करते हैं तो हमारा जो सैम्पलिंग एरर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आ जाते हैं जो आंसर है, दैट इज़ लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है ये लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस किया है फिशर रोनाल्ड आयलमर ने इन द ईयर 1925। और इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने अपनाया है, ये डिज़ाइनिंग हम करते क्यों है, ये डिज़ाइनिंग हम करते हैं सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर मीन्स आपके प्रोसेस में कोई कमी है, आपने क्वेश्चनेयर ही इनएप्रोप्रिएट डिज़ाइन किया है ना, तो ये आपने जो सैम्पल चूज़ किए हैं वो ही आपने गलत चूज़ कर लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट तो डेविएट करेगा ही, आपका रिजल्ट जो है वो मैनिपुलेट कर ही जाएगा, है ना। जो आप चाहते हो, जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है शुरुआत में, वो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो दिस इज़, और प्रोसेस की वजह से कोई एरर आता है, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अपन कह सकते हैं, आपने जो रिसर्च प्रोसेस जो कि अपन कह सकते हैं इंटरनली होती है एक तरीके से, तो वो होता है सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर होता है जो एक्सटर्नल होता है, जो बाहरी तत्वों की वजह से आ जाता है, वो हो जाता है आपका रैंडम एरर। कोई नॉइज़ आ गई है, कई बार हम क्वेश्चनेयर भरवाने जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं हम क्वेश्चनेयर भरवाने गए और क्वेश्चनेयर भरवाते हम लोग को ये पता चला कि जो क्वेश्चनेयर की जो डिज़ाइनिंग है वो एक तरीके से इनएप्रोप्रिएट है, तो वो हो जाएगा आपका
सिस्टमैटिक एरर। और जब आप बाहर गए हो उसको फिलअप करवाने के लिए, उस केस में बहुत नॉइज़ आ रहा है या आप ऐसे क्राउडेड प्लेस में खड़े हुए हो और उसके अकॉर्डिंगली इंसान उसको फिल कर रहा है और बहुत चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे जो एरर आएगा दैट इज़ नोन एज रैंडम एरर। तो हम यहाँ पे रैंडम एरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक एरर की। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होता क्या। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में क्या होता है, हम इस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं, हम अपने अपने वेरिएबल्स का इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, इस तरीके से हम रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करते हैं जिससे हर एक ट्रीटमेंट का, हर एक वेरिएबल का जो रिज़ल्ट है वो हर एक जो वेरिएबल है उसको हम सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट करें। अगर इजी लैंग्वेज में अपन बोलें तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, रोज़ और कॉलम्स तो ऐसे ही हो जाएगा, इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं अपने सारे वेरिएबल्स का, इस तरीके से उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं रोज़ और कॉलम में कि हर एक जो वेरिएबल है उसका एक ही बार वो एक ही बार आए, जिससे बायसनेस कम हो जाए, जिससे सिस्टमैटिक एरर कम हो जाए, जिससे एरर कम हो जाए। इस तरीके से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स की, हम इस तरीके से यूनिट्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे जो सिस्टमैटिक एरर है कम हो जाए। और इसको हम किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं रोज़ और कॉलम्स में, जिससे हर एक यूनिट का जो हर एक यूनिट है वो एक ही बार आए और बार बार वो चीज़ आती रहेगी, तो हमारा जो बायसनेस के चांसेस है, हमारा जो सिस्टमैटिक एरर के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि वाई यहाँ पे स्क्वायर ही क्यों बोलते हैं इसको। स्क्वायर इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं इसको, हम रोज़ और कॉलम से अरेंज कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहे हैं, ये आपके स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। अब यहाँ पे पॉइंट आउट उठता है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च में क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, बिकॉज यहाँ पे ये जनरली यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, बिकॉज फार्मर्स जो रहते हैं वो इस तरीके से अपने क्रॉप्स को या अपने प्लांट्स को या अपने ट्रीज़ को यहाँ पे अरेंज करते हैं जिस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कम सनलाइट की और कम ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी, तो वो अरेंजमेंट ही इस तरीके से करते हैं यहाँ पे अलग अलग, जहाँ पे क्या है कि जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सनलाइट की ह्यूमिडिटी की कम ज़रूरत है वो यहाँ पे आए, मतलब यहाँ पे हो सकता है इस एरिया पे अपन कह सकते हैं कि सनलाइट कम आती हो, है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर रिसर्च क्यों बोले, बिकॉज जो फार्मर होता है वो इस तरीके से, आप लोगों ने भी देखे होंगे, अरेंज करता है रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करता है अपने क्रॉप्स, जिसमें हर एक कह सकते हैं रोज़ और कॉलम में अरेंज, जिसमें हर एक जो यूनिट है उसका एग्जैक्टली वन टाइम ही ट्रीटमेंट हो। अपन इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, इस तरीके से वो अरेंज कर रहा है कि हम उसकी जो एक तरीके से एडिक्वेट वो रिसर्च कर पाए, है ना। इस तरीके से वो अरेंजमेंट कर रहा है अपने यूनिट्स की कि वो एडिक्वेट रिसर्च कर पाए। तो इस तरीके से हमने लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन को रिलेट किया एग्रीकल्चर रिसर्च से, जो फार्मर करते हैं, जो आगे जा करके इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं अपने क्रॉप का कि एग्जैक्टली वो उससे रिलेटेड रिसर्च कर पाए, ठीक है। तो ये हमने समझ गए यहाँ पे लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स। ये तो अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आपको बिल्कुल आना चाहिए, और इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, है ना। बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, बिकॉज कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन क्या होता है, इसको मैंने बताया था, रेप्लिकेट करते हैं जिससे हमारी बायसनेस, हमारा एरर क्या हो जाए, कम हो जाए। और प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, इसमें तो हमें पता ही है कि हम जो भी यूनिट लेते हैं वो हम इस तरीके से लेते हैं कि हर एक यूनिट का चांस हो, हर एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी हो सिलेक्शन के, इसलिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। और एप्लीकेशन में इसको बार बार हम कोशिश करते हैं लें, बार बार अगेन एंड अगेन हम टेस्ट रीटेस्ट करें, है ना, इन सैम्पल्स का, उन वेरिएबल्स का, जिससे बायसनेस या एरर जिसे अपन कहते हैं वो कम हो जाए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैज़ इट्स ऑरिजिन इन विच रिसर्च। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशनल रिसर्च, और ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब इसमें से कौन सी जो रिसर्च चार आपको दिख रही है, इसमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसका एक ऑरिजिन है ना, जो जिनका एक ऑरिजिन आया है। तो आप ये सोच लीजिए जो सबसे ज़्यादा पुरानी होती है वो उसी का ऑरिजिन आया होगा ना, है ना। मतलब जो एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं बेसिक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो एक तरीके से बेसिक है, विदाउट इट आई थिंक वी पीपल कैन नॉट सर्वाइव, जो सबसे पहले आया है ना। इन सब में से कौन सी ऐसी रिसर्च है जो सबसे पहले आई है, उसको अपन कह सकते हैं इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ़
you have the correct answer of it, then you can write it in the comment section. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, जिससे आगे जाकर के जो भी हम नई इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स आपको देना चाहते हैं वो आपको समय पे मिल जाए. सो थैंक यू सो मच.